हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ हर्षित एंड यूर वाचिंग हमारी पाठशाला। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का सॉलिड स्टेट का क्विक रिवीजन। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने ऑलरेडी चैप्टर को पढ़ लिया है, पर वो चाहते हैं उनको पूरा चैप्टर इकट्ठा हो जाए, एक साथ एक रिवीजन मिले उन्हें, सो दैट उनको पता चले क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे बॉडी में क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आपने ये ऑलरेडी चैप्टर पढ़ लिया है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सॉलिड स्टेट। व्हाट इज सॉलिड? Solid is something which has definite shape, definite mass and definite volume. Now, solids are divided into two types, crystalline and amorphous. तो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड, इसको सच्चे सॉलिड बोलते हैं, वेयरएज अमॉर्फस सॉलिड आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड, नकली सॉलिड। जैसे तो अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूंगा तो जहाँ पे जो एटम्स होंगे उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है और डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होने वाला है। एक रेगुलर ज्योमेट्री है, एक एटम एक और एटम एक और एटम एक रेगुलर डिस्टेंस पे अपार्ट है, तो रेगुलर शेप है। अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता, वो रेगुलर डिस्टेंसेस पे नहीं होते। तो इसकी शेप की बात मैं करूंगा तो ये होंगे हमारे रेगुलर सॉलिड, ये होंगे हमारे इरेगुलर सॉलिड। इसकी डेफिनेट शेप है, इसकी इनडेफिनेट शेप है। अगर डेफिनेट शेप है तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा तो वो शार्प होगा, एकदम एग्जैक्ट, लाइक 2 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एकदम फिक्स होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे इरेगुलर ज्योमेट्री है, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा हमारा? रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है हमारे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? एटम्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पार्ट है, ए बी ए बी ए बी, लाइक दैट। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है इसका, सो उसको बोलूंगा मैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है, मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलर है, इसकी वजह से क्या होगा? ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगर ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो उसका हीट ऑफ फ्यूजन की अगर बात करूंगा तो वो डेफिनेट होगा, वो पर्टिकुलर होगा, फिक्स होगा, डिफाइंड होगा। यहाँ पे रेंज होगा इनडेफिनिट, यू डोंट हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन हेयर। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। एन आइसोट्रोपिक मतलब ये आइसोट्रोपिक नहीं है, अमॉर्फस आइसोट्रोपिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एनिसोट्रोपिक, व्हाट इज आइसोट्रोपिक? तो ये क्या बात करता हूं मैं? एनिसोट्रोपिक की प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब हम फिजिकल क्वांटिटीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, और वो अगर हमें डिफरेंट वैल्यू देता है तो हम बोलेंगे ये एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करते हैं हम तो फिजिकल क्वांटिटीज को, और वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसको बोलूंगा मैं अमॉर्फस सॉलिड्स। सर कैसे? इसको एक बार बता दो। तो फटाफट छोटी सी पॉइंट हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला ए बी ए बी ए बी, यहाँ पे फिर मैंने ऐसे बोला ए बी ए बी ए बी, लाइक दैट। तो ये मेरा लॉन्ग रेंज ऑर्डर आपको दिख रहा है, एक रेगुलर ए के बाद बी के बाद ए बी के बाद ए के बाद भी, ऐसे कंसेक्यूटिवली। इसका मतलब ये कौन सॉलिड होने वाला है मेरे पास? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होने वाला है। क्या होने वाला है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करूंगा, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इस डायरेक्शन में मेजर किया मैंने तो एक वैल्यू आई ए बी के हिसाब से। यहाँ मेजर किया तो वैल्यू अलग आएगी, बिकॉज ये ए के हिसाब से है, तो ये ए बी के हिसाब से, ए के हिसाब से। तो फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शंस में अलग अलग आ रही है, उसको बोलूंगा मैं एनआइसोट्रोपिक। और अमॉर्फस में क्या होगी? ये सेम आएगी, दैट इज आइसोट्रोपिक। कैन बी कट, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कट। इसका मतलब जब उसको शार्प एज टूल से कट करोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप शार्प एज टूल से कट करोगे तो आपके 2 पीसेज होंगे, उसके रेगुलर शेप होगी। ये कैन बी क्लीव्ड। क्लीव्ड का मतलब होता है कट नहीं होता, जैसे आप वुड को काटते हो तो आप ऐसे कट नहीं कर सकते, इट कैन बी क्लीव्ड, समझ रहे हो? तो इट कैन बी क्लीव्ड। तो अमॉर्फस सॉलिड कैन नॉट बी कट वेरी प्रॉपरली। एग्जांपल है इसका ग्लास, इसका एग्जांपल है NaCl क्रिस्टलाइन का, अमॉर्फस का एग्जांपल है ग्लास। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सॉलिड को पढ़ने के लिए मुझे पूरे सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ना है। पूरे सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए पहले मुझे उसकी बेसिक यूनिट पढ़नी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ब्रिक की स्टडी करनी है, आपको एक वॉल की स्टडी करनी है, तो वॉल किससे मिलकर बनी है? एक ब्रिक से। तो अगर आप एक ब्रिक की स्टडी करते हो और उसको रिपीट करते हो तो आप पूरी वॉल की स्टडी कर सकते हो। सिमिलरली तो मेरे सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होगा पूरा, उसको मैं बोलूंगा क्रिस्टल लैटिस, बोलूंगा फ्रेंड्स उसको मैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस की स्टडी करने के लिए पहले मुझे उस एक छोटे एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट की बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, वॉल के लिए वो ब्रिक है, ऐसे सॉलिड्स के लिए वो क्या है? यूनिट सेल। नाम में यूनिट सेल।
तो इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट द एंटायर लैटिस। जस्ट लाइक अ ब्रिक, एक ब्रिक है, ईट है आपके पास, उसको रिपीट करो, ऊपर रिपीट करो, इधर रिपीट करो, इधर रिपीट करो, इधर रिपीट करो, हर डायरेक्शन में उस ईट को रिपीट करोगे तो विल गेट एन एंटायर वॉल, आपको पूरी वॉल मिल जाएगी। सिमिलरली एक यूनिट सेल को आप रिपीट करोगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, आपको पूरा लैटिस मिल जाएगा। यस और नो? तो ये है हमारा फिर क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होगा हमारा? अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। तो मेरे पास जो एटम्स हैं, जो मैंने अपने लैटिस में पूरी वॉल में जो मैंने एटम्स लगाए हैं, वो कहाँ कहाँ लगाए हैं? 3 डायमेंशन में कहीं भी लगाऊंगा मैं, तो उस पूरी चीज़ को मैं बोलूँगा क्रिस्टल लैटिस। तो हमारे पास ऐसे 7 टाइप के लैटिस होते हैं, वो हमारे कोर्स में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे बोर्ड में कौन सा लैटिस इंपॉर्टेंट है? क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल इंपॉर्टेंट है? क्यूबिक। इसका मतलब जो यूनिट सेल है उसके बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं, हमारे लिए क्यूबिक इंपॉर्टेंट है। क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या होता है? जिसमें एज लेंथ बराबर है। तो ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। ए बी सी आर इक्वल एंड देयर एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस क्यूब। ओके, तो ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक क्यूब के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपके पास पैरामीटर्स होते हैं क्यूब में, कॉर्नर, फेसेस, बॉडी सेंटर और एजेस। कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब में? 8। आपको इसको इमेजिन करना है तो आप अपने रूम को इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन योर रूम। आपने रूम में कॉर्नर्स देखो, कितने कॉर्नर्स होंगे आपके रूम में? जैसे आपका ये रूम है, कितने कॉर्नर होंगे? जो मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कॉर्नर इन अ क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डेटा। देन वी हैव फेसेस। फेसेस का मतलब आपके रूम में कितनी दीवार है? तो 1 2 3 4 अपवर्ड डाउनवर्ड, 6 फेसेस को मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। देन यू हैव बॉडी सेंटर, आपके रूम का बिल्कुल बीच वाला पोर्शन, तो वहां पे एक एटम रखा हुआ है। तो कितने बॉडी सेंटर होंगे? ओनली 1। बॉडी सेंटर कितने होंगे? 1। एजेस कितनी होंगी? 12। एजेस का मतलब ये साइड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यू कैन काउंट दीज 4 पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू योर रूम। एक बार एनालाइज करना, यू विल गेट टू नो। तो दिस इज माई क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मैं यूनिट सेल की बात करता हूँ, मैंने क्यूबिक लिया है, तो उसके पास 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं मेरे पास। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक को प्रिमिटिव भी बोलते हैं और इनको दोनों को क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव। तो सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ पे अरेंज होते हैं? हमारे कॉर्नर्स पे। इफ एटम्स आर अरेंज ओनली एट कॉर्नर्स, उसको बोलूंगा मैं ये सिंपल क्यूबिक है। बॉडी सेंटर में एटम्स कहाँ अरेंज होते हैं? कॉर्नर्स पे भी होते हैं, एक बॉडी सेंटर पे भी होता है। फेस सेंटर में कहाँ पे एटम्स अरेंज होते हैं? कॉर्नर्स पे भी होते हैं सारे, एक फेस सेंटर पे भी होता है। तो अगला पैरामीटर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो कितने एटम है यूनिट सेल में? सर एक यूनिट सेल ये रहा, अगर मैं सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स को अरेंज करूंगा तो कितने आएंगे एटम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉर्नर से तो 8 एटम्स आएंगे। दिस इज अ रॉन्ग आंसर। वेयर जेड को मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। एक रूम के अंदर कितने हैं? सर 8 ही तो एटम है, 8 कॉर्नर है। नहीं, अगर एक एटम एक कॉर्नर पे रखा है तो उसका 100% पोर्शन इस रूम में नहीं है। अगर एक एटम एक कॉर्नर पे रखा है, उसका 100% पोर्शन एक यूनिट सेल के अंदर नहीं है। वो कितने यूनिट सेल से बटेगा? इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना है इस रूम में? तो एक यूनिट सेल में एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? वो होता है 1/8। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक एटम को एक कॉर्नर पे रख दिया, तो कितने रूम से ये शेयर होने वाला है? ये कितने रूम से शेयर होने वाला है? ये 8 से शेयर होने वाला है। तो कितने एटम हो गए एक यूनिट सेल के अंदर? 8 कॉर्नर, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इज 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं? 8 कॉर्नर्स है, बट एक कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 1 हो गया। बीसीसी में क्या कॉर्नर्स पे एटम है? 8 × 1/8 प्लस बॉडी सेंटर पे सिर्फ एक एटम होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 100% है, तो 8 × 1/8 प्लस 1 × 1, Z = 2। नाउ वी हैव फेस सेंटर्ड। फेस का मतलब आपने एक दीवार पे एटम रख दिया, दीवार पे एटम आपने रख दिया तो वो 2 रूम में शेयर होगा। इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई? 8 × 1/8 दैट इज 1 प्लस 6 × 1/2 दैट इज 3। Z = 4। तो ये डेटा हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ। ये क्या है? हमारी एज लेंथ। तो अगर मैं इसको नोट करता हूं तो ये जो मेरी लेंथ है इसको मैं बोलूंगा एज लेंथ। दिस इज माई एज लेंथ। क्यूब की कोई भी साइड एक एज लेंथ है। और एज लेंथ और रेडियस में एक रिलेशनशिप होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए। ये डेटा आपको याद करना है प्लीज। तो R = a/2, R = √3a/4, R = a/2√2 कॉरस्पॉन्डिंग टू योर टाइप ऑफ क्यूबिक सिस्टम। ओके। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन? जैसे मैंने बोला मेरे पास एक सिंपल क्यूबिक सेल है, तो उसमें मेरे पास एक क्यूब होगा, उसमें मैं एटम्स अरेंज करूंगा। तो क्या मेरा 100% जगह घेर लेंगे वो एटम्स?
नो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉक्स है, आप उसमें एप्पल पुट कर रहे हो, तो आपने 4 एप्पल पुट किए, तो क्या 4 एप्पल के बाद पूरा बॉक्स भर गया? नहीं, उसमें कुछ स्पेस रह जाएगा खाली। तो अब मैं बोलूँगा आपने कितना % यूटिलाइज किया उस स्पेस को, तो कैसे निकालोगे सर? वॉल्यूम ऑफ एप्पल निकालोगे अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालोगे। तो वॉल्यूम ऑफ एप्पल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये आएगा पैकिंग फ्रैक्शन। ये क्या आएगा? पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पे एप्पल को आप एटम बोल दो और बॉक्स को आप यूनिट सेल बोल दो, क्यूब बोल दो। तो क्या बोला मैंने पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम इन यूनिट सेल। उस बॉक्स के अंदर कितने एप्पल्स हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब उस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम। ओके, तो इस केस में अगर मुझे एटम के लिए निकालना होगा तो मैं देखूंगा कितने एप्पल है, नंबर ऑफ एप्पल्स, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम है? जेड। जेड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। उस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। एक एटम का वॉल्यूम कितना है? कितना होता है एक एटम का वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज एटम इज स्फेरिकल। ओके, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल की शेप क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। ये फॉर्मूला आ गया। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी हो, वो परसेंटेज में आती है, तो पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पे अगर मुझे सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा तो जस्ट पुट द वैल्यूज। z की वैल्यू इज 1, यहाँ पे कैलकुलेट किए, z की वैल्यू 1, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब सिंपल क्यूबिक के लिए ए और आर का रिलेशनशिप पता है मेरे को, तो मैं आर की जगह a/2 पुट करूंगा। यहाँ पे आर की जगह a/2 पुट करोगे, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, जो फिगर आएगी दिस विल केम आउट टू बी 0.52, दिस विल केम आउट टू बी 0.52। तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक इज 0.52। सिमिलरली बॉडी सेंटर के लिए अगर मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होगा, z की जगह 2 है, यहाँ पे z की जगह 2 पुट करूंगा, r की जगह √3a/4, आई विल पुट r की जगह √3a/4, then I will calculate this value, it will came out to be 0.68। Similarly for face center cubic, z की वैल्यू 4, या z की वैल्यू 4 पुट करूंगा और a की जगह, r की जगह a/2√2 पुट करूंगा। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 0.74। मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी होगी तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.52 का हो गया 52%, 0.68 का हो गया 68%, सिमिलरली 0.74 का हो गया 74%। तो ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी को समझने के लिए। और पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव वॉइड। वॉइड क्या होता है? एम्प्टी स्पेस बाय द एटम्स। इफ यू आर अरेंजिंग द एटम्स, दिस एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, उस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं हम फ्रेंड्स वॉइड। वॉइड दो टाइप के हैं हमारे पास यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्रा मतलब जो 4 एटम से मिलके बने, ऑक्टाहेड्रल मतलब जो 6 एटम से मिलके बने। तो अगर मैं ये ब्लू वाले आप देख रहे हो, तो आपने एक प्लेन में 3 एटम लगा दिए, एक प्लेन में 3 एटम लगा दिए, 3 बॉल लगा दिया आपने, ऊपर से आप एक बॉल और ले आए, तो उसको मैं 3 डायमेंशन में दिख रहा हूँ। ये 3 मेरे एक प्लेन में, बाहर से मैंने एक एटम और ला के रख दिया, तो जो बीच में खाली जगह बच गई उसको बोलूंगा मैं टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड देन वी हैव ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कि ब्लू वाले एक प्लेन में 3 एटम एक प्लेन में, और ऊपर से दूसरे मतलब दूसरा उसके ऊपर एक प्लेन है, वहाँ पे 3 एटम्स हैं। तो ब्लू वाले एक प्लेन में 3 है, ऊपर से 3 बॉल मैंने और ला के रख दी, 3 एटम्स मैंने और ला के रख दिए, जो बीच में स्पेस बचेगा खाली उसको मैं बोलूंगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आई हैव 2 टाइप्स ऑफ वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या इंपॉर्टेंट है मुझे इसमें याद करना? मुझे इसमें ये इंपॉर्टेंट है याद करना, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में एक एटम के पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एवरी एटम हैज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सिमिलरली इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ईच एटम हैज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? कहाँ पे आएगा इसका क्वेश्चन? इसका क्वेश्चन आता है फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड में। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, इसको सॉल्व करके आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एटम ऑफ एलिमेंट X, एटम ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP लैटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो B कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है? HCP लैटिस। लैटिस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, CCP भी, HCP भी लैटिस हो सकता है। तो A कहाँ पे है, B कहाँ पे है, HCP लैटिस पे है। A कहाँ पे है? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर कर रहा है। फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का? तो मैंने लिख दिया यहाँ पे B फॉर्म HCP, वहाँ पे लिखा है B फॉर्म HCP, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। A ऑक्यूपाई 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड, मैंने वो लिख दिया। अब कितने टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम बनते हैं? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं ईच एटम में। तो मैंने इसमें B में कितने एटम मान लिए? n एटम मान लिए। मैंने लिख दिया लेट द टोटल नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर भी n। इसका मतलब कितने एटम्स है B में? n। तो A में कितने एटम्स हो गए? टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 2n, डबल।
डबल होते हैं, और 2/3 बोल रहा है तो कितने हो गए 2/3 ऑफ 2n, क्या होगा 2/3 ऑफ 2n। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, जब आप फॉर्मूला लिखते हो किसी चीज़ का तो पहले कटायन आता है फिर अनायन आता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो मैं कभी Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव नहीं लिख सकता, मुझे लिखना होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पहले कटायन फिर अनायन। तो यहाँ पे जो भी चीज़ हमारा लैटिस बनाती है, जैसे कि HCP है या CCP होता, वो हमेशा क्या होगा मेरा अनायन। तो प्लीज़ नोट दैट इन माइंड, जो भी हमारा स्ट्रक्चर बनाएगा चाहे HCP हो चाहे CCP हो, वो हमारा अनायन होगा। तो ये मेरा अनायन हुआ, ये मेरा कटायन हुआ। अब फॉर्मूला कैसे हुआ, तो A टेट्राहेड्रल बॉइड था, कितने 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड, तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल मतलब 2n, 2/3 ऑफ 2n। B एटम बना रहा था कितने n, Bn। अब क्या हुआ A 4/3n Bn, n से n कट गया A4B3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन दिए, यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। अब क्रिस्टल की डेंसिटी की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने अभी तक आपको पोर्शन पढ़ाया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूमेरिकल कम ऑन दिस टॉपिक। डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल की डेंसिटी कैसे निकालते हो, तो डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है हमारा Z × m/Na × a³, वेयर Z इज टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सिंबल क्यूबिक के लिए 1 है, बॉडी सेंटर के लिए 2 है, F सेंटर के लिए FCC के लिए 4 है। देन वी हैव m इज हमारा मोलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, तो ये मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू है। Na is Avogadro number 6.022 × 10⁻23, you know right, Avogadro number। and A is our edge length, A क्या है हमारे पास edge length। डेंसिटी की यूनिट कितनी होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी की यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सर किस टाइप का क्वेश्चन आता है इस डेंसिटी के ऊपर, आपके पास 5 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से 4 की वैल्यू आपको दे देगा और आपसे 5वां वेरिएबल पूछेगा। फॉर एग्जांपल आपको उसने बोल दिया कि एटम क्रिस्टलाइज करता है FCC में, तो उसने जैसे ही FCC बोला आपको समझ में आ गया Z = 4। उसने बोला एटम क्रिस्टलाइज इन BCC, आप समझ गए Z = 2। उसने बोला एटम क्रिस्टलाइज इन सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल, आप समझ गए Z = 1, वहाँ Z की वैल्यू आ गई। आपको मॉलिक्यूलर मास दे दिया कि उसका जो क्रिस्टलाइज कर रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, तो आप यहाँ पुट कर दोगे। एवोगैड्रो नंबर यू ऑलरेडी नो, एंड A इज एज लेंथ, आपको एज लेंथ बता देगा, तो ये 4 वैल्यू बता देगा, कहेगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड करो, तो यू विल फाइंड द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सिमिलरली आपको डेंसिटी बताने के बाद बोलेगा विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इट इज, तो वहाँ से आपको Z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 आया सिंपल क्यूबिक, 2 आया BCC, 4 आया FCC, लाइक दैट। कभी कभी आपसे एवोगैड्रो नंबर पूछ लेता है, तो बच्चों को लगता है एवोगैड्रो नंबर तुमको ऑलरेडी आता है तो क्यों कैलकुलेट करें, नो, बट जो आंसर आएगा एवोगैड्रो नंबर का वो थोड़ा डिफरेंट आएगा जो आपको एवोगैड्रो नंबर पता है। तो एवोगैड्रो नंबर को यहाँ पे लेके जाओ, डेंसिटी को यहाँ पे लेके जाओ, सारी वैल्यू पुट करो, विल गेट द एवोगैड्रो नंबर। कभी कभी थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाता है वो आपसे रेडियस ऑफ एटम पूछ लेता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम। नाउ सर आपके फॉर्मूले में रेडियस ऑफ एटम तो है ही नहीं यहाँ पे, हाउ विल फिगर आउट द रेडियस ऑफ एटम। तो आप क्या करोगे, उससे पहले A निकाल लोगे, आपको एच लेंथ नहीं गिवन होगी, आपको डेंसिटी पता है, मॉलिक्यूलर मास पता होगा, Z पता होगा, Na पता होगा, आप उससे A निकाल लोगे। वंस यू हैव एच लेंथ यू विल यूज दिस फॉर्मूला, A से R वाला रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। इफ यू नो द एच लेंथ A यू कैन फिगर आउट द R वेरी इजीली। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो A को हमें किस में लेना है, सेंटीमीटर में। जनरली A पिकोमीटर में गिवन होता है, कभी कभी नैनोमीटर में गिवन होता है, तो मेक श्योर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में जब आ जाएगा तो डेंसिटी यूनिट जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट, लेट्स मूव टू डिफेक्ट्स। सो नाउ लेट्स सी imperfection in solids and defects. So basically for the crystal of solids we have certain defects. Defects are divided into 2 parts, line defect, point defect. If a defect in a crystal is along the line, then it is called as line defect. If we have a defect in a crystal at a particular point, then it is called as point defect. Line defect हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ना है point defect. Point defect are again classified in 3 types: stoichiometric defect, impurity defect and non-stoichiometric defect. For stoichiometric defect is also called as intrinsic और thermodynamic defect. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, व्हाट इज इंट्रिंसिक डिफेक्ट। तो बच्चों को पता होता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, बट उनको उसका निकनेम नहीं पता। तो यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर द निकनेम, इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। नाउ अगेन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आर शोन बाय आयनिक सॉलिड्स एंड नॉन आयनिक सॉलिड्स. For non-ionic solids we have 2 types, vacancy defect and interstitial defect. So vacancy defect क्या होता है, अगर किसी क्रिस्टल में कोई एटम्स मिसिंग है, वैकेंट है, वैकेंसी मतलब वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली जगह, तो क्योंकि एटम का क्रिस्टल है, यहाँ पे हमारे एटम्स मिसिंग है, अगर एटम्स मिसिंग है उसको बोलूँगा मैं वैकेंसी डिफेक्ट.
एंड सिंस एटम्स आर मिसिंग डेंसिटी विल डिक्रीज। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स है, मास कम हो गया, मास कम हो गया तो डेंसिटी कम हो गई, क्यों बोलूंगा यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज। अगेन वी हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट विच इज ऑल्सो टाइप ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड्स। नॉन आयनिक सॉलिड्स में डिफेक्ट होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है? एटम्स अपनी जगह पे तो ऑलरेडी हैं, कुछ और एटम इंटरस्टिशियल साइड पे आ गए, खाली जगह पे। खाली जगह थी ना, ब्लू वाले तो एटम्स हैं, ये वाइट वाली जगह खाली है, तो यहाँ पे रेड वाले एटम्स कुछ आ गए, तो इंटरस्टिशियल जगह पे अगर एटम्स आ गए तो उस डिफेक्ट को बोलूंगा मैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एंड अगेन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होती है? हमारी डेंसिटी इंक्रीज, बिकॉज वॉल्यूम तो फिक्स है, मास बढ़ गया, तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई, तो डेंसिटी विल इंक्रीज। नाउ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हम देख रहे हैं आयनिक सॉलिड्स में। ये दो टाइप का होगा, फ्रैंकल और शॉर्टकी। फ्रैंकल डिफेक्ट के दो निकनेम और हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट। कई बार पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा व्हाट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, तो स्टूडेंट्स को फ्रैंकल डिफेक्ट पता होता है बट डिसलोकेशन नाम नहीं पता होता, तो प्लीज रिमेंबर दीज नेम्स, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक सॉलिड का पार्ट है। तो आयनिक सॉलिड कैसे होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो प्लस माइनस ऐसे चलेगा, प्लस माइनस। अब देखोगे जब कटायन होता है, कटायन इज ऑलवेज पॉजिटिव, कटायन पॉजिटिव, अनायन नेगेटिव, ऑलराइट। तो कटायन जो हमारा पॉजिटिव है वो अपनी जगह छोड़ दी उसने, यहाँ पे अपनी जगह छोड़ के किसी और इंटरस्टिशियल जगह पे आ गया, तो यहाँ पे उसने वैकेंसी क्रिएट कर ली और यहाँ पे वो इंटरस्टिशियल आ गया। दोनों काम कर रहा है, वैकेंसी भी क्रिएट कर रहा है, इंटरस्टिशियल जगह पे आ रहा है। तो स्मॉलर आयन यूजुअली कटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट टू सम इंटरस्टिशियल साइट। ओरिजिनल साइड को छोड़ के डिसलोकेटेड साइड पे आ गया, कहीं डिसलोकेट हो गया, क्या बोलूंगा उसको मैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। अब बताओ क्या मेरा डेंसिटी चेंज हुई? नो सर, जितना पॉजिटिव नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव अभी भी है, बस जगह चेंज हुई, क्या बोलूंगा उसको मैं? डेंसिटी विल रिमेन द सेम। सर ये स्टोकियोमेट्रिक क्यों है? स्टोकियोमेट्रिक का मतलब क्या है? स्टोकियोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? आयनिक सॉलिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव है, देखो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव है, बस डिसलोकेटेड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होने चाहिए। क्यों? आयनिक सॉलिड्स को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, इसको बोल रहा हूँ मैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ऑलराइट। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, AgCl, AgBr, ZnS एक्सेट्रा। तो कैसे पूछेगा वो आपसे एग्जांपल कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, या फिर आपको दे देगा AgCl शो विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, तो यू नीड टू आंसर कि AgCl शो फ्रैंकल डिफेक्ट। और कौन से डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहती है, तो आपको बताना पड़ेगा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो यू विल आंसर इट, ऑलराइट। नाउ वी हैव शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। मतलब जितने पॉजिटिव गायब होंगे उतने नेगेटिव गायब होंगे। यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव गायब है, हो सकता है दो पॉजिटिव गायब हो तो दो नेगेटिव भी गायब होंगे। सिमिलरली इक्वल नंबर ऑफ अनायंस एंड कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्या बोलेंगे इसको हम? शॉर्टकी डिफेक्ट। एंड सिंस दे आर मिसिंग, वॉल्यूम फिक्स है, मास कम हो गया, तो डेंसिटी विल रिमेन डिक्रीज। डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी? डिक्रीज। एग्जांपल्स क्या है? NaCl, KCl, AgBr। सर ये AgBr पे ग्रीन वाला सर्कल क्यों है दोनों में? दोनों में AgBr क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ऐसा कंपाउंड बताओ जो दोनों डिफेक्ट दिखाता हो, फ्रैंकल भी शॉर्टकी भी, तो आंसर क्या है हमारा? AgBr। तो AgBr शो बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। नाउ वी हैव इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसको हम कटायन वैकेंसी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वी विल सी। तो ये कैसे होती है इसको बताता हूँ इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। तो आपके पास एक मोल्टन NaCl है, आपने उसमें कुछ इम्प्योरिटी डाल दी, लाइक स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2, तो आपने देखा कि NaCl था, अब स्ट्रोंशियम इज Sr2+, Na क्या होता है? Na+, तो Na+ और Na+, दो Na+ निकलेंगे तब एक स्ट्रोंशियम आयन आएगा, Sr2+ है, तो दो Na यहाँ से निकल गए, एक स्ट्रोंशियम यहाँ पे आ गया, एक जगह खाली रह गई। उस एग्जाम्पल समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझो, आपकी हर पॉकेट में 100 रुपीज़ का नोट है, आपके हर पॉकेट में 100 रुपये का नोट है। मैं आपके पास आया, मैंने आपसे बोला मुझे 200 रुपये खुले दे दो, चेंज चाहिए मुझे, तो आपने क्या काम किया? अपनी दो जेब से 100 रुपये निकाले और 200 रुपये मुझसे ले लिए। अब वो 200 रुपये आप एक ही पॉकेट में तो रखोगे, तो आपने 200 रुपये एक पॉकेट में रख लिए, एक पॉकेट आपकी खाली रह गई। आपके पास पैसे उतने नहीं है जितने पहले थे, पर एक पॉकेट आपकी खाली हो गई। सिमिलरली तो दो Na थे, दो Na निकले, एक स्ट्रोंशियम आ गया, तो अभी भी चार्ज बराबर ही है, दो Na+ का चार्ज Sr2+ ने बैलेंस कर लिया, बट एक जगह क्या रहेगी? खाली। और कौन सी जगह खाली है? प्लस की, तो Na+ की जगह खाली है, प्लस का मतलब कटायन, इसको बोलता हूँ मैंने कटायन वैकेंसी। तो पेपर क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय कटायन वैकेंसी? दिस इज नथिंग बट एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ हमारा? सर NaCl और स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2। सिमिलरली एग्जांपल और CdCl2 और AgCl, ये भी क्या दिखाएगा हमारा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट जो स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर नहीं रहते।
हमने बताया था स्टोशियोमेट्री में जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। अगर स्टोशियोमेट्री डिस्टर्ब हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर नहीं है, तो क्या बोलूंगा उसको? नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये दो टाइप के होंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो अगर मैं बात करता हूँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट की, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट अगेन टू टाइप्स के हैं, एक अनायन वैकेंसी से बनते हैं, एक एक्स्ट्रा कैटायन से बनते हैं। तो पहले हम देखते हैं अनायन वैकेंसी। अनायन वैकेंसी में क्या हुआ, मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे क्रिस्टल है, ठीक है, जैसे मान लो NaCl क्रिस्टल है ये, फॉर एग्जांपल दिस NaCl, NaCl ऐसे क्रिस्टल है मेरे पास। अब मैंने इसमें कुछ Na डाल दिया, मैंने क्या डाल दिया इसमें? कुछ Na डाल दिया। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव होगा, Cl नेगेटिव वो Na को देख के बोलेगा कि हमें रिएक्ट करना है, तो जो Cl नेगेटिव होगा वो यहाँ से चला जाएगा Na के साथ रिएक्ट करने। तो Cl नेगेटिव था और वो सिर्फ Na था, तो Cl नेगेटिव के पास क्या होगा? Cl और एक इलेक्ट्रॉन, तो Cl चला गया, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया यहाँ पे, तो NaCl उन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो वो क्रिस्टल से बाहर चले गए, और जो Cl नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन था उसका वो यहाँ पे ट्रैप्ड हो गया। तो एनायनिक साइट्स थी, जो हमारी एनायनिक साइट नेगेटिव वाले एनायनिक साइट, वो किसने ऑक्यूपाइड कर लिया? अनपेड इलेक्ट्रॉन ने। किसने ऑक्यूपाइड कर लिया? अनपेड इलेक्ट्रॉन ने। इसको बोलता हूँ मैं एनायन वैकेंसी। और ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है, इसको बोलता हूँ मैं एफ सेंटर, फार्मेंजेंटर सेंटर, तो इसको बोलता हूँ मैं एफ सेंटर। सर किस काम आता है ये कलर इंपार्ट करता है क्रिस्टल को। अगर आप कोई क्रिस्टल देखते हो वो कलर्ड है, तो उसका रीजन एफ सेंटर होता है। क्या रीजन होता है उसका? एफ सेंटर। ओके, ये तो मेथड हुआ हमारा एनायन वैकेंसी का, बिकॉज यहाँ पे एनायन था वो वैकेंट है। अगेन वी हैव एक्स्ट्रा कैटायन, और एक और तरीका है हमारे पास एक्स्ट्रा कैटायन। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, मेरे पास Zn हुआ, जिंक ऑक्साइड है, उसको मैंने हीट किया, तो Zn2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में निकल गया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है वो गैस फॉर्म में इवॉल्व हो गई, गैस फॉर्म में ऊपर चली गई। तो उसके बाद क्या बचा? मैं Zn2 प्लस बचा, तो क्या आ गया हमारे पास? एक्स्ट्रा कैटायन आ गया। तो दिस इज ऑल्सो अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नाउ अगेन वी हैव मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डेफिशिएंसी का मतलब कमी, मेटल की कमी, ऐसे डिफेक्ट में जहाँ मेटल की कमी हो। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या हुआ मेरे पास? इसका एग्जांपल क्या है? मेरे पास आयरन है, तो Fe2+ की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, Fe3+ की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, मतलब फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है। अगर ये 2+ है, ये 3+ है, इसका मुझे ऑक्साइड बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा मैं? FeO, फेरस ऑक्साइड। सर Fe2+ के हिसाब से तो बहुत सही है ये, बिकॉज O-2 Fe+2 1:1 का रेशियो आ गया। बट एक्चुअल में अगर हम FeO का रेशियो देखते हैं तो 1:1 नहीं आता। क्यों? बिकॉज Fe3+ भी बनता है, तो इस हिसाब से जो रेशियो आएगा वो Fe का जो 1 है, 1 कभी नहीं आता, 1 से कुछ आता है कम। कितना आता है? 0.93 0.98। तो मेटल में क्या हो गई? कमी हो गई, इसको बोलूंगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट्स। अगर आप बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं, आप बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिर्फ आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके आंसर का रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर आंसर, बिकॉज उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई डिफेक्ट का क्वेश्चन आता है और आप ये डायग्राम बना के आते हो, तो ये टीचर को आसान होगा आपको मार्क्स देना। तो बेटर रिप्रेजेंटेशन विल फेच यू बेटर मार्क्स। तो रिप्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, सिर्फ नॉलेज पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सो दिस वाज द रिवीजन सीरीज। हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है अभी बोर्ड के हर चैप्टर्स के लिए। रिवीजन सीरीज के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज चैप्टर्स। तो अगर आपको सच में हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट्स में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर देने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।